क्या आप जानना चाहते हैं कि करोड़पति लोग जिंदगी और बिजनेस में कैसे सोचते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ टेक गुरु पर। द डायरी ऑफ अ सीईओ बेस्ट सेलर किताब है जिसमें 33 ऐसे नियम लॉज बताए गए हैं जो किसी भी इंसान को सफल, अमीर और प्रभावशाली बना सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टीवन बार्टलेट की इस किताब को हिंदी में विस्तार से समझेंगे। माइंडसेट, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ब्रांडिंग और बहुत कुछ। किताब के पहले 18 नियम को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और आसान भाषा में समझाया गया है। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस और लाइफ मास्टरी की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सोचो एक सीईओ की तरह, जियो एक लीडर की तरह। भाग 2 के लिए बने रहें, जहां हम आपको अंतिम सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए शेष 15 नियमों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले और भी शक्तिशाली किताबों के सार हिंदी में पा सकें। पुस्तक की भूमिका। इंट्रोडक्शन। पुस्तक का नाम द डायरी ऑफ अ सीईओ, द 33 लॉज ऑफ बिजनेस एंड लाइफ। लेखक स्टीवन बार्टलेट। द डायरी ऑफ अ सीईओ केवल एक बिजनेस बुक नहीं है, यह लेखक के निजी अनुभवों, गहरी सीखों और आत्मनिरीक्षण से जन्मी एक अनोखी किताब है। स्टीवन बार्टलेट एक बेहद कम उम्र में करोड़पति बने उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर और लेखक हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव, असफलताएं और मानसिक संघर्षों को गहराई से समझा और उन्हें 33 मजबूत लाइफ लॉज, जीवन नियम के रूप में साझा किया है। यह किताब किसी भी व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी में स्पष्टता चाहता है, बिजनेस में सफलता की सच्ची कुंजी जानना चाहता है, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है और आत्मानुशासन, आत्मप्रेरणा और उद्देश्य पर्पस के साथ जीना चाहता है। लेखक का उद्देश्य। स्टीवन का मानना है कि आज की दुनिया में लोग बिजनेस और लाइफ को अलग अलग देखते हैं, जबकि दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस किताब में ऐसे 33 नियमों को रखा है जो मानसिकता, रिश्ते, फेल्योर, पैसे, कामयाबी और नेतृत्व जैसे हर जरूरी पहलू को छूते हैं। विशेषता। गहरी आत्मनिरीक्षण से निकले सिद्धांत ये केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि जीवन की ठोकरों से सीखे गए सबक हैं। सीधी, सरल और प्रेरक भाषा हर पाठक को महसूस होता है कि लेखक उससे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। लाइफ और बिजनेस दोनों पर लागू नियम, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योर या क्रिएटर। निष्कर्ष। यह किताब आपको न सिर्फ सफल बनने का रास्ता दिखाती है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है जो उद्देश्यपूर्ण, ईमानदार और आत्मसमर्पण से भरा हो। स्तंभ 1, स्वयं, पिलर 1, द सेल्फ। अगर आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया की कोई भी सफलता अधूरी है। यह स्तंभ हमें बताता है कि सफलता की असली शुरुआत आत्मसमझ, आत्मानुशासन और आत्मस्वीकृति से होती है। नियम 1, अपनी जिंदगी की 5 बाल्टियां सही क्रम में भरिए। फिल योर 5 buckets इन द राइट ऑर्डर। स्टीफन बार्टलेट बताते हैं कि हमारी जिंदगी 5 क्षेत्रों, बाल्टियों में बंटी होती है। हर बाल्टी अपने आप में जरूरी है, लेकिन सफलता और संतुलन तब ही आता है जब हम इन्हें सही क्रम में भरते हैं। 5 बाल्टियां, बकेट्स ऑफ लाइफ। 1, आ शरीर, बॉडी बटा हेल्थ। यह आपकी नींव है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के बाकी किसी भी क्षेत्र में टिके रहना मुश्किल है। अच्छा खाना, नींद, व्यायाम और रूटीन ऊर्जा प्लस एकाग्रता। 2, मन, माइंड बटा मेंटल हेल्थ। मन शांत और स्पष्ट हो तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। मेडिटेशन, डिजिटल डिटॉक्स, पॉजिटिव सोच, सेल्फ अवेयरनेस। 3, रिश्ते, रिलेशनशिप्स। अगर आप अकेले, कड़वाहट या तनाव में हैं तो सफलता भी फीकी लगेगी। गहरे रिश्ते, इमोशन सपोर्ट सिस्टम। 4, काम बटा करियर, वर्क बटा पर्पस। जब शरीर, मन और रिश्ते स्थिर हों, तभी आप अपने कार्य या उद्देश्य में पूरी तरह झोंक सकते हैं। 5, पैसा, मनी। यह परिणाम है, कारण नहीं। यदि बाकी 4 बाल्टियां मजबूत हैं तो पैसा खुद ब खुद आने लगता है। क्या होता है अगर आप उल्टा चलें? अगर आप पहले पैसा पाने की होड़ में लगते हैं लेकिन नींद पूरी नहीं करते, मानसिक थकावट झेलते हैं, रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं,
तो जल्दी ही थक जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, रिश्ते टूटेंगे और पैसा भी हाथ से निकल सकता है। सही क्रम क्या है? क्रम क्षेत्र कारण। 1 शरीर ऊर्जा का स्रोत। 2 मन स्पष्टता और संतुलन। 3 रिश्ते भावनात्मक सुरक्षा। 4 काम उद्देश्य और पहचान। 5 पैसा स्थिरता और विस्तार। लेखक का संदेश। अगर आपकी अंदरूनी दुनिया गड़बड़ है तो बाहर की कोई भी सफलता टिक नहीं पाएगी। पहले खुद को ठीक करो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। निष्कर्ष। असली दौलत पैसा नहीं, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, रिश्ते और उद्देश्य है। जब आप इन्हें सही क्रम में संजोते हैं तब पैसा एक साइड इफेक्ट की तरह आता है, न कि लक्ष्य की तरह। नियम 2। जो सीखना है उसे सिखाना शुरू करो। टू मास्टर इट यू मस्ट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू टीच इट। सिखाना सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। स्टीफन बार्टलेट का मानना है कि अगर आप किसी चीज में सच में निपुण, मास्टर बनना चाहते हैं तो खुद को उस विषय का शिक्षक मानना शुरू कर दीजिए। क्यों सिखाना सबसे बेहतर तरीका है? 1। आप सतही नहीं, गहराई से समझते हैं। जब आप खुद सीखते हैं तो अक्सर जल्दी जल्दी चीजें समझ लेते हैं, लेकिन जब आपको किसी और को समझाना हो तो आप हर पहलू पर सोचते हैं, संदेह दूर करते हैं, उदाहरण तलाशते हैं। इससे आपकी समझ क्लियर प्लस गहरी हो जाती है। 2। सिखाते समय आप खुद सवालों से जूझते हैं। जब आप किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं तब सामने वाला सवाल पूछता है। उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए आपकी समझ और मजबूत होती है। सोचने का नजरिया व्यापक बनता है। 3। यह आपको जिम्मेदार बनाता है। अगर आपने कह दिया कि मैं ये सिखाऊंगा तो आप खुद भी गंभीर हो जाते हैं। आप ढील नहीं छोड़ते, लगातार अभ्यास करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं। टीचर मोड, डिसिप्लिन प्लस फोकस। उदाहरण से समझें। स्थिति सामान्य सीखना, टीचर मोड में सीखना। प्रोग्रामिंग सीखना, वीडियो देख लिया, कोड को समझाकर दूसरों को सिखाने की तैयारी। मेडिटेशन, खुद कर लिया, अनुभव साझा करके दूसरों को गाइड करना। किताब पढ़ना, हाइलाइट्स ले लिए, नोट्स बनाकर दूसरों को समझाना। लेखक का सुझाव। हर बार जब आप कुछ नया सीखें तो सोचिए, अगर मुझे ये कल किसी को सिखाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैं क्या उदाहरण दूंगा? अगर वो पूछे कि क्यों, तो क्या जवाब होगा? निष्कर्ष, टेक अवे। अगर आप किसी विषय में गहराई से निपुण बनना चाहते हैं तो उसे खुद सिखाने की जिम्मेदारी लें। यह न सिर्फ आपकी समझ बढ़ाएगा बल्कि आत्मविश्वास और संप्रेषण, कम्युनिकेशन की कला भी निखारेगा। नियम 3। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, यू मस्ट नेवर डिसएग्री। हमारे ईगो को संतुष्ट करने के लिए हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है। असली समझ तब आती है जब हम चुप रहकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। स्टीफन बार्टलेट इस कानून में हमें यह सिखाते हैं कि बहसों का उद्देश्य किसी को हराना नहीं बल्कि समझना और सहनशीलता विकसित करना है। क्यों बहस में जीतने का मोह छोड़ना चाहिए? 1। ईगो से मुक्त रहना। हम में से अधिकतर लोग बहसों में इसलिए उलझते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी बात माने। ईगो हमारे भीतर होता है जो हमें यह महसूस कराता है कि हमारी राय सबसे सही है। लेकिन अगर हम हर समय जीतने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी समझ को खो बैठेंगे। मैं सही हूं तो मैं ही बोलूंगा, यह सोच हमें बहस की बजाय समझने में रुकावट डालती है। 2। सहनशीलता, पेशेंस है ज्ञान का सबसे बड़ा रूप। कभी कभी चुप रहना और दूसरे की बातों को पूरी तरह से सुनना किसी बहस में जीतने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। चुप रहकर सुनना आपकी सोच को विस्तृत करता है और नए दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। सहनशीलता से हम अपनी मानसिकता और विचारों को विकसित कर सकते हैं, बजाय इसके कि किसी के साथ तर्क करके अपना वक्त नष्ट करें। 3। समझने की प्रक्रिया। हर बहस में जीतने से हम सिर्फ अपने विचारों को ही पुष्ट करते हैं, लेकिन समझने से हमें दूसरे व्यक्ति की स्थिति, विचारधारा और तर्क समझने का मौका मिलता है। यही असली ज्ञान है, समझने की कोशिश करना। सहनशीलता आपको बिना किसी दबाव के दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनने, विचार करने और प्रतिक्रिया देने की ताकत देती है।
कैसे एक बेहतर बहसकर्ता बने? एक ईगो को एक तरफ रखें। अपने ईगो को संतुष्ट करने के बजाय ध्यान इस बात पर रखें कि आप क्या समझ सकते हैं। यह एक मानसिकता का बदलाव है, मैं जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए बहस कर रहा हूं। 2. सुनने की कला में माहिर बने। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो ध्यान से सुनें। इस दौरान आपका पूरा ध्यान उनके शब्दों पर होना चाहिए, न कि उस पर कि आप क्या कहेंगे। 3. सवाल पूछें, तर्क न करें। अगर आप किसी से असहमत हैं, तो सवाल पूछकर समझने की कोशिश करें, न कि तर्कों में उलझें। सवालों से आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी सोच भी बदल जाए। लेखक का सुझाव: सहनशीलता और चुप रहकर सुनना सिर्फ किसी बहस में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में सफल होने का रहस्य है। निष्कर्ष, टेक अवे: हर बहस में जीतने की आवश्यकता नहीं होती। सहनशीलता और समझ जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब आप चुप रहकर दूसरे की बात सुनते हैं, तो आप अपनी सोच को खोलते हैं और बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं। नियम 4: आप हर विचार को नहीं चुनते। यू डू नॉट गेट टू चूज वॉट यू बिलीव। हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे अपने होते हैं, लेकिन असल में ये विचार हमारे समाज, मीडिया, परिवार और अनुभवों से प्रभावित होते हैं। स्टीफन बार्टलेट इस कानून में यह बताते हैं कि हम जो भी विचार करते हैं, वे हमेशा हमारे व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते। बहुत से बाहरी कारक, जैसे हमारे परिवेश, समाज और संस्कृति, हमारे विचारों को आकार देते हैं। हमारा दिमाग कितना प्रभावित होता है? एक समाज और मीडिया का प्रभाव। हम जो भी सोचते हैं, उस पर हमारे आसपास की दुनिया का बहुत असर होता है। मीडिया, समाचार, सोशल मीडिया, विज्ञापन, ये सभी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। हम जिनसे प्रभावित होते हैं, वे विचार भी हमारे मन में घर कर जाते हैं। समाज, हमारे आसपास के लोग, जैसे परिवार, दोस्त और सहकर्मी, हमारे विचारों को आकार देते हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। 2. परिवार और संस्कृति का प्रभाव। हमारे परिवार से हमें जीवन के मूल्यों, विश्वासों और नीतियों का ज्ञान मिलता है। इसके अलावा, हमारी संस्कृति और परंपराएं भी हमारे विचारों को बहुत प्रभावित करती हैं। वह विश्वास जो हमें हमारे परिवार से मिलता है, वो अक्सर हमारे जीवन भर के विचारों का आधार बन जाता है, चाहे हम उसे चुनौती देने की कोशिश करें या नहीं। आत्मजागरूकता और सवाल उठाना। एक विचारों पर सवाल उठाना। हमारे विचार केवल हमारी सोच का परिणाम नहीं होते, बल्कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम क्यों सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं। आत्मजागरूकता का मतलब है कि हम अपने विचारों को पहचानें और समझें कि ये विचार कहाँ से आए हैं। जब हम सवाल उठाते हैं कि क्या यह विचार सही है, तो हम अपनी सोच को चुनौती देने लगते हैं और नए दृष्टिकोण के लिए जगह बनाते हैं। 2. क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? हर विचार और विश्वास के पीछे कोई कारण होता है, चाहे वह बाहरी प्रभावों के कारण हो। क्या यह विचार मेरा है? यह सवाल हमें अपनी सोच के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। इस प्रक्रिया से हम सिर्फ अपने विचारों को समझते नहीं हैं, बल्कि उन पर विवेचना और नियंत्रण भी पा सकते हैं। आत्मजागरूकता का महत्व। आत्मजागरूकता का पहला कदम है अपने विचारों पर सवाल उठाना। क्यों आप किसी चीज को सही मानते हैं? क्या आप किसी विचार को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि यह आपके समाज या परिवार से आया है? क्या यह विचार वास्तव में आपके अपने अनुभवों पर आधारित है? उदाहरण: आपका परिवार आपको हमेशा यही सिखाता है कि पैसा ही सब कुछ है। आप इस विचार को बिना सवाल उठाए मानते हैं। लेकिन जब आप इस पर विचार करते हैं, तो आप समझते हैं कि पैसा बहुत मायने रखता है, लेकिन इसके बिना भी जीवन में संतोष और प्यार हो सकता है। कैसे विचारों को चुनौती दें? एक स्वयं से सवाल करें। क्या यह विचार मेरा है या यह कहीं और से आया है? मैं क्यों मानता हूं कि यह सच है? 2. विविध दृष्टिकोणों को समझें। अलग अलग विचारों और दृष्टिकोणों को सुनें। यह समझने की कोशिश करें कि दूसरों के विचार कहां से आ रहे हैं। 3. मूल कारणों को पहचानें। क्या मेरे विचार मेरे अनुभवों से आते हैं या मुझे समाज ने यह सिखाया है? क्या मेरी सोच समय के साथ बदलने योग्य है?
निष्कर्ष, टेक अवे। हमारे विचार हमेशा हमारे खुद के नहीं होते। वे बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं। आत्मजागरूकता की शुरुआत तब होती है जब हम अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं और यह समझते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। नियम 5, अलग और अजीब लगने वाले व्यवहार को अपनाइए। यू मस्ट लीन इनटू बिजार बिहेवियर। अगर आप सबकी तरह सोचेंगे और करेंगे तो आप भीड़ में खो जाएंगे। जो लोग सफल होते हैं वे शुरू में अजीब माने जाते हैं। भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत ही आपको असली पहचान दिलाती है। स्टीफन बार्टलेट इस कानून में हमें यह सिखाते हैं कि सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो समाज की सामान्य धारा से अलग होते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते और अजीब लगने के बावजूद उनका अलग तरीका उन्हें पहचान दिलाता है। सामान्य सोच से बाहर निकलने की अहमियत। एक भीड़ में खो जाने का डर। हम में से कई लोग सामान्य सोच और प्रचलित आदतों के अनुसार चलते हैं क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित लगता है। हम चाहते हैं कि हम बाकी लोगों की तरह दिखें, सोचें और काम करें ताकि हम दूसरों से अलग न लगें। लेकिन यही सामान्यता आपको भीड़ में खो देती है। जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आपकी पहचान और विशेषता समाप्त हो जाती है। दो अजीब होना क्यों जरूरी है? सफल लोग वे होते हैं जो सामान्य नहीं होते। उन्हें शुरू में अजीब माना जाता है क्योंकि वे वही करते हैं जो लोग आमतौर पर नहीं करते। लेकिन वही अजीबियत नई सोच, नए विचार और नए तरीके को जन्म देती है। अजीब होना आपकी ताकत है, न कि कमजोरी। कैसे अलग सोचने की हिम्मत पाएं? अपने डर को पहचानें। आप कब और क्यों डरते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? भीड़ से अलग दिखने से पहले यह समझें कि आपका डर वास्तव में आपको सफलता से दूर कर रहा है। 2, आपके पास नया दृष्टिकोण है। अगर आप वही करते हैं जो बाकी लोग करते हैं तो आप उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। जब आप नया दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप नवीनता और अलग सोच के प्रतीक बन जाते हैं। 3, समाज की सोच से बाहर सोचें। समाज और मीडिया आपको कुछ विशिष्ट तरीकों से सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची पहचान तब मिलती है जब आप उस सोच से बाहर निकलते हैं। अपने फैसले खुद लें और उन पर डटे रहें, भले ही वह शुरुआत में अजीब लगे। अजीबियत को अपनाने के फायदे। 1, सफलता का रास्ता। अगर आप अलग सोचते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखाई देते हैं और सफलता के रास्ते पर कदम रखते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों को शुरू में अजीब समझा गया, लेकिन बाद में वे असाधारण सफल हुए, जैसे कि स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क और ओप्राह विन्फ्रे। 2, नई दिशा में नेतृत्व। अजीब होना आपको नए विचारों के लिए खुला रखता है और आपके पास नए विचारों को अपनाने की ताकत होती है। आप एक नेता बन सकते हैं जो बाकी लोगों को नई दिशा दिखाता है। 3, अलग पहचान बनाना। एक ही दिशा में चलने से कभी कोई बड़ी पहचान नहीं बनती। जब आप अपने अलग रास्ते पर चलते हैं तो आपकी पहचान स्पष्ट और विशेष होती है। स्टीफन बार्टलेट के अनुसार जो लोग अलग सोचते हैं वो अंत में सफल होते हैं। वे शुरू में अजीब लग सकते हैं, लेकिन वही अजीबियत उन्हें कुछ नया और विशिष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष, टेक अवे। सफलता उन लोगों का पीछा करती है जो सामान्य नहीं होते। अगर आप भीड़ से अलग सोचते हैं और काम करते हैं तो आपके पास अपनी पहचान बनाने और सफलता पाने का असली मौका है। नियम 6, बताइए नहीं, सवाल कीजिए। आस्क, डोंट टेल द क्वेश्चन बिहेवियर इफेक्ट। अगर आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं तो उन्हें जवाब देने के बजाय सवाल पूछिए। जैसे, तुम्हें क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? इससे सामने वाला सोचने लगता है और जवाब खुद खोजता है, और वही असली सीख है। सवाल सोच पैदा करता है, जबकि जवाब सिर्फ जानकारी देता है। स्टीफन बार्टलेट इस कानून में हमें यह सिखाते हैं कि सवाल पूछने की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब आप किसी को सीधे जवाब देते हैं तो वह व्यक्ति सिर्फ जानकारी प्राप्त करता है। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सोचने लगता है, खुद के उत्तर की खोज करता है, और यही गहरी समझ और सीखने की प्रक्रिया होती है। क्यों सवाल पूछना जरूरी है? एक सवाल सोच को उत्तेजित करते हैं। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो वह व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होता है।
यह सोचने की प्रक्रिया उसे न केवल जवाब तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि उसे उस विषय के बारे में गहरी समझ भी प्राप्त होती है। सवाल का उद्देश्य सोच को उत्तेजित करना है, न कि सिर्फ किसी उत्तर तक पहुंचना। 2. आपके खुद के ज्ञान में वृद्धि। सवाल पूछने से न केवल सामने वाला व्यक्ति सीखता है, बल्कि आपको भी नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, तो आपको उनके विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को समझने का अवसर मिलता है, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है। 3. समझने की प्रक्रिया में गहराई। जब आप सीधे जवाब देते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में प्रश्न का हल आ जाता है, लेकिन वह हल सीमित होता है। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं, तो वह व्यक्ति ज्यादा गहराई से सोचना शुरू करता है, जिससे उसकी समझ का दायरा बढ़ता है। कैसे सवाल पूछना सीखें? 1. सटीक और प्रासंगिक सवाल पूछें। सवालों को सीधे और साफ सुथरा रखें। उदाहरण के लिए, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? जैसे सवाल सामने वाले को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सवाल का उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति खुद ही जवाब ढूंढे और समझे कि क्यों और कैसे कुछ हो रहा है। 2. सवालों को उत्तेजक बनाएं। सवालों को ऐसे रूप में ढालें जो सामने वाले को चिंतन करने और नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करें। जैसे, तुम क्यों सोचते हो कि यह रास्ता सही है, या अगर हम इसे अलग तरीके से करें, तो क्या परिणाम बदल सकते हैं? 3. सुनने और समझने की कला को अपनाएं। सवाल पूछने के बाद सुनने का अभ्यास करें। सवाल पूछने का उद्देश्य गहन संवाद और समझ है, न कि बस जवाब प्राप्त करना। सुनना आपको जवाब को सही तरीके से समझने और अधिक सवाल पूछने का अवसर देता है। सवालों के लाभ। 1. सीखने और विकास की प्रक्रिया को तेज करता है। जब आप सवाल पूछते हैं, तो आप सामने वाले को अपनी सोच को चुनौती देने का अवसर देते हैं। यही सोच व्यक्तिगत विकास और नवाचार को बढ़ावा देती है। सवालों से व्यक्ति को अपनी गलत धारणाओं को पहचानने और नई जानकारी को आत्मसात करने का मौका मिलता है। 2. निर्णय लेने में सहायक। सवाल व्यक्ति को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि किसी समस्या का हल क्या हो सकता है। इससे वह अधिक सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, क्योंकि वह खुद उस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करता है। 3. स्वतंत्रता और जिम्मेदारी बढ़ाना। जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें स्वतंत्रता देते हैं कि वे खुद उत्तर खोजें और उन उत्तरों की जिम्मेदारी लें। यह उन्हें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और सोचने की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। स्टीफन बार्टलेट के अनुसार, जवाब सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन सवाल सोचने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें अपनी सोच को चुनौती देने, नए दृष्टिकोण अपनाने और गहरी समझ हासिल करने का अवसर देते हैं। निष्कर्ष, टेक अवे। सवाल पूछने से न केवल सामने वाले को सीखने का अवसर मिलता है, बल्कि यह आपके खुद के ज्ञान को भी बढ़ाता है। सवालों से संवाद को गहरा किया जा सकता है और यह सोचने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, जो ज्ञान और समझ को और भी बढ़ाता है। नियम 7. अपनी खुद की कहानी से समझौता मत करो। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ स्टोरी। हर इंसान के अंदर एक आत्मकथा चलती रहती है। मैं कौन हूं? क्या कर सकता हूं? क्या लायक हूं? अगर आपने खुद को कमजोर, नाकाम या औसत मान लिया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी कहानी को फिर से लिखिए, एक हीरो की तरह। स्टीफन बार्टलेट इस कानून में हमें यह सिखाते हैं कि हमारी आत्मकथा, यानी हमारे बारे में हमारे खुद के विचार और विश्वास, हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, नाकाम या औसत समझने लगते हैं, तो हम अपने सपनों को अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम अपनी कहानी को नए तरीके से और एक हीरो की तरह फिर से लिखें, तो हम अपनी असल क्षमता को पहचान सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा का मतलब है कि हम खुद के बारे में जो सोचते हैं, जो मान्यताएं हमारे मन में हैं, और जो हमें अपनी पहचान के बारे में लगता है। यह कहानी हमारे विश्वासों, आधारभूत धारणाओं और हमारी शक्तियों के बारे में होती है, जो हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कभी सोचा है कि आप जो कुछ भी करते हैं, वह क्यों करते हैं? वह क्यों नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं? यह सब आपकी आत्मकथा पर आधारित होता है।
अगर आपने खुद को कमजोर या नाकाम मान लिया है, तो आपको अपने आत्मविश्वास को फिर से उठाने के लिए अपनी कहानी बदलनी होगी। कैसे अपनी आत्मकथा को फिर से लिखें? एक, अपने वर्तमान विश्वासों को पहचानें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस तरह के विश्वासों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं? क्या आप खुद को कमजोर या नाकाम समझते हैं? इन्हें पहचानें, क्योंकि यही वो विचार हैं जो आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। 2, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलें। अगर आपने खुद को किसी नकारात्मक धारणा से बांध लिया है, तो उसे बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को नाकाम मानते हैं, तो यह सोच बदले कि मैं हर दिन सीख रहा हूं और यह मेरी यात्रा का हिस्सा है। सकारात्मक और निर्माणात्मक विचारों से अपनी आत्मकथा को बदलें। 3, अपने जीवन को एक हीरो की तरह देखें। एक हीरो की तरह सोचें, जैसे कि आपके पास एक मिशन है और आप उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हीरो की तरह अपने जीवन को साहस और मूल्य से जीने का निर्णय लें। सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी कहानी को फिर से लिखें। मैं कैपेबल हूं, मैं कठिनाइयों से लड़ सकता हूं, मेरे पास वह सब है जो मुझे चाहिए। 4, भविष्य की दिशा तय करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और तय करें कि आपकी कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखा जाएगा। जैसे एक फिल्म में हीरो अपने मिशन को हासिल करता है, वैसे ही आप भी अपने जीवन के मिशन को पाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अपनी कहानी में सफलता, विकास और सकारात्मक बदलाव के तत्व जोड़ें। सकारात्मक आत्मकथा के लाभ। 1, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपनी कहानी को एक हीरो की तरह देखते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आप खुद को सशक्त और लायक महसूस करते हैं और यह विश्वास आपके कार्यों में दिखता है। 2, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि। एक सकारात्मक आत्मकथा आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और हिम्मत बनाए रखते हैं। 3, लक्ष्य की ओर स्पष्ट मार्गदर्शन। जब आप अपनी कहानी को नया रूप देते हैं, तो आप अपनी दिशा और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं। इससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट रास्ता मिलता है। 4, समस्या का समाधान करने की क्षमता। हीरो की तरह अपनी कहानी को देखने से आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। आप किसी भी समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं, न कि रुकावट के रूप में। स्टीफन बार्टलेट के अनुसार, आपका जीवन आपके बारे में आपके विचारों और विश्वासों पर आधारित है। अगर आपने खुद को औसत, कमजोर या नाकाम माना है, तो आप खुद को उन सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी कहानी को एक हीरो की तरह फिर से लिखें, तो आपके पास सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। निष्कर्ष, टेक अवे। आपकी सफलता की कुंजी आपकी आत्मकथा में छिपी है। अगर आप खुद को हीरो की तरह देखते हैं, तो आप अपने जीवन को अपनी मर्जी से आकार दे सकते हैं। अपनी कहानी को बदलें और आप अपनी असल क्षमता को पहचान सकते हैं। नियम 8, बुरी आदतों से लड़ने की बजाय नई अच्छी आदतें जोड़िए। नेवर फाइट अ बैड हैबिट। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बुरी आदतों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें सीधा टारगेट करना नहीं, बल्कि उन्हें नई, सकारात्मक आदतों से बदलना है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हर बार जब हम किसी बुरी आदत से लड़ते हैं, जैसे मुझे ये बंद करना है, तो हम उस पर ध्यान और ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। फोकस हटाइए उस आदत से और ध्यान लगाइए किसी बेहतर चीज पर। नई आदतें पुरानी आदतों को धीरे धीरे मिटा देती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, जब हम बुरी आदतों से लड़ने के बजाय नई अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तो बुरी आदतें खुद ब खुद कमजोर हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। बुरी आदतें और उनका प्रभाव। बुरी आदतों से लड़ने की कोशिश करना अक्सर उल्टा असर डालता है। जैसे जब आप यह सोचते हैं कि मुझे यह आदत छोड़नी है या मुझे यह काम नहीं करना है, तो आपका दिमाग उसी पर अधिक फोकस करता है। इससे क्या होता है? आप उस बुरी आदत के बारे में और अधिक सोचने लगते हैं और अंततः उसे छोड़ने की बजाय और अधिक उस आदत की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप शक्कर खाना कम करना चाहते हैं। अगर आप हर बार खुद से यह कहते हैं, मुझे शक्कर नहीं खानी है,
तो आपके मन में शक्कर खाने का ख्याल बार बार आता रहेगा और आप उसकी ओर खींचे चले जाएंगे। सकारात्मक आदतों के लाभ। बुरी आदतों से मुकाबला करने की बजाय नई आदतें जोड़ना आपके जीवन में कई फायदे ला सकता है। एक दृष्टिकोण में बदलाव। जब आप नई आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बुरी आदतें अपने आप गायब होने लगती हैं। आपका ध्यान अब उस आदत पर नहीं है बल्कि कुछ नया सीखने और अपनाने पर है। 2. सकारात्मक मानसिकता। नई आदतें और रूटीन आपके मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती हैं। इससे न केवल बुरी आदतें खत्म होती हैं बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। 3. स्वस्थ जीवन शैली। जैसे आप अच्छी आदतें जैसे स्वस्थ आहार, व्यायाम, समय पर सोना आदि अपनाते हैं, वैसे ही आप बिना सोचे समझे बुरी आदतों से भी मुक्त हो जाते हैं। कैसे नई आदतें बुरी आदतों को खत्म करती हैं? एक समय का पुनः आवंटन। जब आप बुरी आदतों से लड़ने की बजाय नई अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका समय खुद ब खुद उस आदत में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो बुरी आदतों से लड़ने की बजाय आप व्यायाम और स्वस्थ आहार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. सकारात्मक इनपुट और आउटपुट। नई आदतों को अपनाने से आपका ध्यान और ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगने लगती है। जैसे जैसे आप नई आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, पुरानी आदतों की जगह एक सकारात्मक और प्रोडक्टिव आदत लेती है। 3. स्थिरता और अनुशासन। बुरी आदतों से जूझते हुए नकारात्मकता और चिंता बनी रहती है, जबकि जब आप नई आदतों पर फोकस करते हैं तो आप विकास और स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। यह आपको लंबी अवधि में सफलता दिलाता है। नई आदतें कैसे बनाएं? एक छोटी शुरुआत करें। नई आदतों को अपनाने के लिए आपको पहले छोटे कदम उठाने होंगे। जैसे अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो पहले 10 से 15 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 2. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। नई आदतों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे, मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा या मैं रोज 3 गिलास पानी पिएंगा। इससे आपको दिशा मिलेगी और आप आसानी से उन आदतों को जोड़ सकेंगे। 3. ट्रैकिंग करें। जब आप नई आदतें जोड़ते हैं तो उन्हें ट्रैक करना मददगार हो सकता है। आप हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं या पेपर डायरी में अपनी आदतों का हिसाब रख सकते हैं। 4. पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम। अपने छोटे छोटे प्रयासों के लिए खुद को पुरस्कार दें। इससे आपकी प्रेरणा बनी रहती है। जैसे अगर आप एक हफ्ते तक नियमित व्यायाम करते हैं तो खुद को फेवरेट डिश का तोहफा दें। स्टीफन बार्टलेट के अनुसार, जब हम बुरी आदतों से लड़ते हैं तो हम उस पर अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। अगर हम नई अच्छी आदतें जोड़ते हैं तो पुरानी आदतें धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती हैं। यही असली बदलाव है, नया ध्यान, नई शक्ति। निष्कर्ष, टेक अवे। बुरी आदतों से लड़ने की बजाय नई और सकारात्मक आदतों को अपनाने पर फोकस करें। नई आदतें बुरी आदतों को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं और आपका जीवन एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ता है। नियम 9, अपनी पहली नींव को सबसे ऊपर रखें। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर फर्स्ट फाउंडेशन। यह सिद्धांत हमारे जीवन की प्राथमिकताओं और बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी कार्य, सफलता या उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले हमें अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए। जब आपकी नींव मजबूत होती है तो आप ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आपकी सारी सफलता खड़ी होती है। आपकी पहली नींव क्या है? स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मसंवाद। हर व्यक्ति की नींव अलग हो सकती है, लेकिन यह उन चीजों के बारे में है जो आपके जीवन की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। इनमें से कुछ मुख्य चीजें हो सकती हैं। 1. स्वास्थ्य। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी काम करना कठिन हो जाता है। इसीलिए अपनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। 2. मानसिक शांति। मानसिक तनाव, चिंता और घबराहट से मुक्त रहना भी नींव में शामिल होता है। मानसिक शांति आपको हर निर्णय और कार्य में स्पष्टता और संतुलन देती है। 3. आत्मसंवाद। यह वो आंतरिक आवाज है जो आपके बारे में सोचती है। सकारात्मक आत्मसंवाद और आत्मविश्वास आपकी नींव को मजबूत करते हैं।
अगर आप खुद को नकारात्मक तरीके से देखेंगे तो बाहरी सफलता का अनुभव भी कठिन होगा। यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? एक, स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकता। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होते हैं। स्वस्थ शरीर के बिना आप सफलता को असली रूप में नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को कम सोते हैं या पोषक आहार नहीं लेते तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह सीधे आपके उत्पादकता, मनोदशा और लक्ष्य की प्राप्ति पर असर डालता है। 2, मानसिक शांति की आवश्यकता। मानसिक शांति, तनाव मुक्त जीवन और आत्मस्वीकृति की स्थिति आपके विचारों और कार्यों को स्थिर और मजबूत बनाती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने कार्यों में अधिक ध्यान और परिपक्वता से निर्णय ले सकते हैं। मानसिक शांति से जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान होता है। 3, आत्मसंवाद का प्रभाव। अगर आपके आत्मसंवाद में नकारात्मकता है तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वयं से सकारात्मक बातें करना खुद को प्रेरित और आत्मविश्वासी बनाता है। आपका आत्मसंवाद सीधे आपके आत्मविश्वास और कार्यों की दिशा को प्रभावित करता है। नींद मजबूत करने के तरीके। 1, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें। शारीरिक स्वास्थ्य का आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से और अधिक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। 2, मनोबल और मानसिक शांति। नियमित रूप से ध्यान, योग या सकारात्मक सोच की प्रैक्टिस करें। यह मानसिक शांति बनाए रखने के साथ साथ तनाव को कम करने में मदद करता है। अपने आप से सच्ची बात करें और आत्मसंवाद को सकारात्मक रखें। खुद को स्वीकारें और खुद से प्यार करें। 3, समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें और सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। व्यस्त रहना और काम करते रहना ही सफलता नहीं है, बल्कि सही कामों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। 4, स्वस्थ रिश्ते और सामाजिक समर्थन। सकारात्मक, सहायक और प्रेरणादायक रिश्ते बनाए रखें। सकारात्मक लोगों के साथ रहना आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नींव की स्थिरता और सफलता। जैसे किसी भी इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है, उसकी ऊंचाई उतनी ही स्थिर और मजबूत होती है, वैसे ही आपकी सफलता, खुशी और उत्पादकता आपकी नींव पर निर्भर करती है। यदि आपकी नींव कमजोर है, जैसे स्वास्थ्य खराब है या मानसिक शांति नहीं है, तो आप अपने जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संघर्ष करेंगे। उदाहरण, व्यवसाय में सफलता के लिए। अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्वास्थ्य, ताकि आप लंबी मेहनत कर सकें, मानसिक शांति, ताकि आप तनाव से न बचें, और आत्मसंवाद, ताकि आप आत्मविश्वास से निर्णय ले सकें, पर पहले ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ही आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। अगर आपकी नींव कमजोर है तो कोई भी परियोजना या लक्ष्य असफल हो सकता है। निष्कर्ष, टेक अवे। जब आपकी नींव मजबूत होती है तो आप किसी भी लक्ष्य को पाने में सक्षम होते हैं। आपकी स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मसंवाद आपके जीवन की सबसे अहम नींव है। इसे प्राथमिकता देकर आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को पाते हैं। स्तंभ 2, कहानी, पिलर 2, द स्टोरी। यह स्तंभ बताता है कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान और आपकी ब्रांडिंग, ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपनी कहानी दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। सिर्फ आपकी स्किल्स या मेहनत काफी नहीं है जब तक लोग आपको याद ना रखें। याद रखा जाना प्रभाव। नियम 10, बिना मतलब की बातें आपको ज्यादा यादगार बनाती हैं। यूजलेस absurdity will define you more than useful practicalities। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारी अनोखी और अजीब बातें ही दूसरों के दिमाग में लंबी देर तक रहती हैं। यह एक क्यूट और प्रभावी तरीका है जो हमें याद दिलाता है कि अगर हम साधारण और बोरिंग तरीके से काम करते हैं तो लोग हमें आसानी से भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ असाधारण करते हैं तो हमारी पहचान बनती है और हम दूसरों के दिमाग में बसा जाते हैं। मुख्य विचार। लोग अक्सर तथ्यों और सामान्य बातों को भूल जाते हैं,
लेकिन अजीब या पागलपन से भरी बातें लोगों को याद रहती हैं। जितना अजीब होगा, उतना ही यादगार भी होगा। हम सभी जानते हैं कि तथ्य, फैक्ट्स और साधारण बातें समय के साथ भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा अनोखा और दिलचस्प अनुभव देते हैं जो लोगों के दिमाग में कुछ नया छोड़ जाए, तो वह आपको याद रखा जाएगा। यही कारण है कि किसी भी कार्य में या जीवन के किसी भी पहलू में आपको अलग और खास होने की जरूरत होती है। अजीब होना क्यों यादगार बनाता है? एक मानव मस्तिष्क का ध्यान आकर्षण। मानव मस्तिष्क सामान्य चीजों को आसानी से प्रोसेस करता है और याद रखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। लेकिन जब कुछ अजीब या विचित्र होता है, तो वह मस्तिष्क को ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि उस विचित्र अनुभव या जानकारी को मस्तिष्क लंबे समय तक याद रखता है। 2. यादगार बनने की कला। यादगार बनने के लिए आपको जो सबसे जरूरी काम करना होता है, वह है अनोखा होना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और सामान्य ढंग से बातचीत करते हैं, तो आप जल्दी ही भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अजीब और मज़ेदार चीज़ करते हैं या अपनी बातचीत में कुछ ऐसा जोड़ते हैं जो दूसरों को चौंका दे या हंसी में डाल दे, तो लोग आपको याद रखेंगे। कैसे यह सिद्धांत आपकी जीवन की कहानी में लागू होता है? 1. अपनी पहचान बनाएं। जब आप अपनी कहानी, सेल्फ स्टोरी, को दूसरों के सामने रखते हैं, तो उसे असाधारण बनाएं। यदि आप अपने जीवन में ऐसे अनुभव जोड़ते हैं जो लोगों को अजीब, चौंकाने वाले या मनोरंजक लगते हैं, तो आपकी कहानी लोगों के दिलों में गहरे तक छाप छोड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खास स्थान पर गए और वहां कुछ अप्रत्याशित अनुभव किए, तो आप उस अनुभव को अपनी कहानी में जोड़ सकते हैं, जिससे लोग आपकी कहानी को याद रखें। 2. अपने विचारों को दिलचस्प बनाएं। यदि आप सोचने और बोलने का तरीका सामान्य रखते हैं, तो आप आसानी से भीड़ में खो सकते हैं। लेकिन अगर आप अनोखे सवाल पूछते हैं, नए और दिलचस्प दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो लोग आपको याद रखेंगे। यह आपके संवाद और संचार कौशल को भी खास बना सकता है। 3. फैसलों और कार्यों में दिलचस्पी जोड़ें। नए और अजीब तरीकों से काम करना न केवल आपको दूसरों से अलग बनाता है, बल्कि यह आपको स्मार्ट और रचनात्मक भी दर्शाता है। अगर आप अपना काम करने का तरीका अनोखा और दिलचस्प बनाते हैं, तो लोग आपकी कार्यशैली को याद करेंगे। आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं? 1. आपका अभिनय या प्रस्तुति। जब आप किसी मंच पर हों, तो अपना अजीब और मनोरंजन पक्ष सामने लाएं। मजेदार अनुवाद, शारीरिक हावभाव या नौटंकी की कुछ सजगता जोड़ सकते हैं। इससे आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे और वे आपको लंबे समय तक याद रखेंगे। 2. कंटेंट और संदेश। अगर आप सामाजिक मीडिया या ब्लॉग पर लिखते हैं, तो अपने संदेश को साधारण और बोरिंग से हटकर बनाएं। कुछ ऐसा करें जो लोगों को आश्चर्यचकित करे। इसे दिलचस्प बनाने के लिए विचित्र उदाहरण या हास्य का प्रयोग करें। यह उन्हें आपके कंटेंट से जोड़ने में मदद करेगा। 3. किसी सभा या मीटिंग में। अगर आप एक व्यावसायिक बैठक में हैं, तो अपने विचारों को ज्यादा गंभीर और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। अगर आप उन्हें नया तरीका दिखाते हैं या किसी अजीब दृष्टिकोण से समस्या को हल करते हैं, तो आपकी विचारधारा को लोग याद करेंगे। उदाहरण: एक मशहूर व्यक्तित्व और उनकी अजीब पहचान। एलोन मस्क के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वह कितना अजीब और अलग विचार करते हैं। उन्होंने अपनी पहचान को अनोखा और चौंकाने वाला बनाने के लिए कई साहसी कदम उठाए, जैसे कि स्पेस में यात्रा और बिजली से चलने वाली कारें बनाना। यह सब कुछ सामान्य नहीं था, और इसीलिए लोग उनकी पहचान और कार्यों को लंबे समय तक याद रखते हैं। 2. सामान्य उदाहरण। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और साधारण ढंग से बोलते हैं, तो लोग आपको ज्यादा याद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप कोई अजीब कहानी सुनाते हैं या मजेदार इनपुट देते हैं, तो वे आपको जरूर याद रखेंगे। निष्कर्ष, टेक अवे। जो बात आम और सामान्य होती है, वह जल्दी भूल जाती है। जो बात अजीब और दिलचस्प होती है, वह लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। इसलिए अगर आप अपनी पहचान और कहानी को अनोखा और यादगार बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी अजीबता और मनोरंजन जरूर जोड़ें। नियम 11: भीड़ में घुल जाने से बचिए। अवॉइड वॉलपेपर एट ऑल कॉस्ट्स।
यह सिखाता है कि साधारण और ठीक-ठाक होने से हम कभी भी असाधारण नहीं बन सकते। अगर आप सिर्फ सामान्य तरीके से काम करेंगे, सोचेंगे या दिखेंगे, तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। दीवार पर लगे वॉलपेपर की तरह, अगर आप सामान्य होते हैं, तो आप किसी के ध्यान में नहीं आ सकते। आपको उस भीड़ से बाहर आना होगा, अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। जब आप साधारण होते हैं और भीड़ में घुल जाते हैं, तो आप ध्यान आकर्षित नहीं करते। जैसे दीवार पर एक वॉलपेपर बस वही दिखता है जो सामान्य और निर्बाध है, वैसे ही अगर आप भी सामान्य, निरस और सीधे साधे रहते हैं, तो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अलग, खास और विशेष तरीके से दिखते हैं, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कैसे यह सिद्धांत काम करता है? आपकी विशेषता ही आपकी पहचान है। भीड़ से बाहर निकलने का मतलब है कि आपको अपनी विशेषता, यूनिक क्वालिटी, को बढ़ावा देना होगा। इससे आप दूसरों से अलग दिखेंगे और लोग आपको याद रखेंगे। यही कारण है कि आपको अलग सोचने, अलग दिखने और अलग कार्य करने की जरूरत है। अगर आप भीड़ में सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति की तरह होते हैं, तो आपका अस्तित्व अन्य सभी के साथ मिलकर एक जैसा हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करें जो दूसरों से अलग हो और जो आपको याद रखने योग्य बनाए। 2 कठिनाइयां और अजीब बातें आकर्षित करती हैं। जिन व्यक्तियों को हम ज्यादा याद रखते हैं, वे होते हैं जिन्होंने अलग और अजीब काम किए होते हैं। जैसे किसी पार्टी में आप खुद को एक अलग तरीके से पेश करते हैं, या किसी स्थिति में आपको किसी अनोखे और मनोरंजक तरीके से प्रतिक्रिया करते हुए देखा जाता है। ऐसे लोग अक्सर लोगों के ध्यान में रहते हैं। अनोखी बातें, अलग अलग विचार और अजीब फैसले लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं। इन्हीं कारणों से आपको भीड़ में घुलने की बजाय खुद को अलग दिखाना चाहिए। कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? अपने व्यक्तित्व को अलग बनाएं। अपनी पहचान को विशेष बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप खुद को अलग ढंग से पेश करें। चाहे वह आपकी बोलचाल का तरीका, सोचने का तरीका, या फिर आपकी कपड़े पहनने की शैली हो, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो साधारण से हटकर हो। उदाहरण के लिए, किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप कुछ अलग तरीके से अपना दृष्टिकोण या विचार पेश कर सकते हैं। अगर आप सभी की तरह सोचते और काम करते हैं, तो आप जल्दी ही भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया और अलग करते हैं, तो आप खुद को और दूसरों को चौंका सकते हैं और हमेशा याद रहेंगे। 2 असामान्य सोच से बाहर निकलें। अपनी सोच को भीड़ से अलग रखने के लिए आपको यह समझना होगा कि साधारण विचार से सफलता नहीं मिलती। आपको अपनी सोच को खास और नवीन बनाने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने होंगे। ऐसा करने से लोग आपको और आपके विचारों को याद रखेंगे। 3 सामान्य कार्यों को दिलचस्प बनाएं। अगर आप अपने काम में कुछ असाधारण करते हैं, तो वह आपको एक अलग पहचान दिला सकता है। आपके काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे नोटिस करें और आपके बारे में बात करें। उदाहरण: एलोन मस्क। एलोन मस्क ने कभी भी साधारण रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने स्पेस ट्रैवल को एक नई दिशा दी और इलेक्ट्रिक कारों को एक आम चीज बना दिया। उन्होंने अपनी पहचान अलग और विशेष बनाकर भीड़ से बाहर निकाली। यही कारण है कि उन्हें दुनिया भर में पहचाना जाता है। 2 स्टीफन हॉकिंग। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी साधारण दुनिया से बाहर निकलकर अपने विचारों और योगदानों से एक अलग पहचान बनाई। उनका जीवन और कार्य अनोखे थे और इसलिए उन्होंने दुनिया को अपना पहचानने का एक नया तरीका दिया। 3 एक व्यक्तिगत उदाहरण। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर आप अपना काम हमेशा साधारण तरीके से करते हैं, तो आपका योगदान ज्यादा ध्यान नहीं आकर्षित करेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट को एक अलग और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो आप जल्द ही ध्यान आकर्षित करेंगे। इस तरह से आप अपनी टीम में अपनी विशेषता बना सकते हैं। निष्कर्ष, टेक अवे। साधारण और सामान्य रहकर आप कभी भी विशेष नहीं बन सकते। आपको भीड़ में घुलने के बजाय खड़ा होना है। अपनी अलग पहचान बनाइए और दूसरों से अलग सोचिए, दिखिए और काम कीजिए। यह आपको सफल और यादगार बनाएगा। नियम 12, लोगों को नाराज करने से मत डरिए, यू मस्ट पिस पीपल ऑफ। यह कानून हमें यह सिखाता है कि अगर आप हमेशा हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे,
तो आप अपनी सच्चाई और अपनी असली पहचान खो देंगे। असल में, सच्चाई और स्पष्टता हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होती है, और इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह बुरा हो। यदि आप अपने विचारों, कार्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हैं, तो कुछ लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है, और यह ठीक है। जब आप सच्चे होते हैं और जो आपको सही लगता है वह कहते हैं, तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन इस स्थिति को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। दरअसल, यह स्पष्टता का संकेत है और यह सफलता की ओर एक कदम बढ़ने जैसा है। आपको अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही इससे कुछ लोग असहमत हो जाएं। दरअसल, सच्चे होने से ही आप अपने वास्तविक आत्म को लोगों के सामने ला पाते हैं, और यही आपको सफलता दिलाने में मदद करता है। क्यों टकराव से मूल्य, वैल्यू, उत्पन्न होता है? जब दो विचारों में टकराव, फ्रिक्शन, होता है, तब कुछ नया और महत्वपूर्ण उत्पन्न हो सकता है। अगर आप किसी स्थिति में सच्चे रहते हुए किसी के विचारों से टकराते हैं, तो यह आपकी स्पष्टता को दर्शाता है। ऐसे टकराव अक्सर आपको समझने और सीखने का मौका देते हैं, क्योंकि स्पष्टता से ही बदलाव और विकास होता है। कैसे यह सिद्धांत काम करता है? एक अस्पष्टता से समझौता नहीं करें। यह सच है कि कुछ लोग आपके विचारों से असहमत हो सकते हैं या नाराज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी स्पष्टता और सच्चाई से समझौता करना चाहिए। अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच करने की बजाय स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। इससे आपका आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ेगी। 2. सभी को खुश करने की कोशिश न करें। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी भी खुद को और अपनी असली पहचान को खोज नहीं पाएंगे। आप जो करते हैं, उसके प्रति सच्चे रहें, भले ही कुछ लोग नाराज हो जाएं। जब आप सच्चे रहते हैं, तो आप खुद की पहचान स्थापित करते हैं। 3. टकराव से विकास होता है। टकराव का मतलब सिर्फ किसी से बहस करना नहीं होता, बल्कि यह किसी विचार, दृष्टिकोण या विश्वास से विरोध करने और उसे सुधारने की प्रक्रिया हो सकती है। जब दो अलग अलग विचार टकराते हैं, तो नए विचार और समाधान सामने आते हैं, और इससे विकास होता है। कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? 1. अपने विचारों में विश्वास रखें। जब आप कुछ सही समझते हैं, तो उसे व्यक्त करने में डरे नहीं। अगर कुछ लोग नाराज होते हैं, तो यह उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, और यह आपके व्यक्तित्व या विचारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कार्यक्षेत्र में हैं और आप किसी नीति या काम के तरीके से सहमत नहीं हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। अगर आप सत्य के साथ खड़े रहते हैं, तो लोग आपकी ईमानदारी को सराहेंगे और दूसरों से ज्यादा विश्वास करेंगे। 2. सकारात्मक टकराव को अपनाएं। टकराव से डरने की बजाय उसे एक अवसर की तरह देखें। जब आप किसी से असहमत होते हैं, तो उसे विकास का अवसर मानें, न कि एक नकारात्मक स्थिति। इस प्रकार के टकराव से आपको अपने विचारों को स्पष्ट और सही तरीके से पेश करने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, टीम मीटिंग में अगर कोई विचार आपके मन में गलत लगता है, तो उससे असहमत होने से डरे नहीं। इससे आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने और दूसरों के विचारों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। 3. संकोच न करें, बल्कि सच्चे रहें। अगर आप अपनी बातों में सच्चे रहते हैं और किसी के खिलाफ कोई राय रखते हैं, तो इसके नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज करें। यह जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सभी को खुश करना होगा। अपनी असली पहचान को स्वीकृति दें और अपने विचारों पर खड़े रहें। उदाहरण: 1. स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कभी भी सभी को खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एप्पल की पूरी संरचना और संस्कृति में बदलाव लाया, भले ही इससे कुछ लोग नाराज हुए। उनके स्पष्ट दृष्टिकोण और अद्वितीय विचारों ने उन्हें सफलता दिलाई। 2. मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने जब अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाई, तो बहुत से लोग उनसे असहमत थे और नाराज थे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी, और यही कारण था कि उनका दृष्टिकोण और संदेश इतिहास में अमर हो गया। निष्कर्ष, टेक अवे: अगर आप सच्चे और स्पष्ट रहते हैं, तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, और यह अच्छा है, क्योंकि स्पष्टता हमेशा लोकप्रियता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
अपनी सच्चाई को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। और टकराव से कभी न डरें, क्योंकि विकास और नवाचार वही होते हैं। नियम 13। पहले मानसिक सीमाओं को तोड़िए, शूट योर साइकोलॉजिकल मूनशॉट्स फर्स्ट। इस कानून का मूल विचार यह है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा। बिना मानसिक बदलाव के कोई भी बड़ा कदम उठाना मुश्किल होता है। आपकी सोच और विश्वास आपके शरीर और कार्रवाई को प्रभावित करते हैं, और अगर मानसिक रूप से आप कुछ संभव नहीं मानते, तो आपके पास उस दिशा में काम करने की ऊर्जा और प्रेरणा नहीं होगी। हम अक्सर जीवन में जो भी करने की योजना बनाते हैं, उससे पहले अपनी मानसिक सीमाओं को स्थापित कर लेते हैं। अगर हम यह मानते हैं कि कुछ चीजें संभव नहीं हैं, तो हम उस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। मानसिक सीमाओं को तोड़ने के बाद आपके शरीर और मन दोनों एक साथ सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। क्या मानसिक सीमाएं हैं? मानसिक सीमाएं वे विचार और धारणा हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ चीजें हमारे क्षेत्र से बाहर हैं। जैसे, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। यह काम सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, मैं इसके लायक नहीं हूं। यह मेरी क्षमता से बाहर है। यह सीमाएं अवचेतन रूप से हमारी सोच और काम को सीमित कर देती हैं। जब तक हम अपनी मानसिक सीमा को तोड़ते नहीं, तब तक हम कभी बड़े लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब क्या है? जब तक आपका मानसिक विश्वास नहीं बदलता, तब तक शरीर और संसार भी उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसका मतलब है कि पहले आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को संभव मानना होगा, फिर बाकी सब स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। क्या करना चाहिए? एक, सपनों पर विश्वास। पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप एक सफल व्यवसायी बने, तो यह सबसे पहले मान लें कि यह आपके लिए संभव है। 2, मानसिकता में बदलाव। अपनी सोच को बदलने के लिए आपको नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी होगी। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि यह संभव नहीं है, तो आपको इसे रद्द कर देना होगा और खुद से कहना होगा, यह संभव है और मैं इसे करूंगा। 3, मनोबल बढ़ाना। अपने आप से यह कहें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे आपके स्मृति और ध्यान में सकारात्मक बदलाव आएगा और आप संघर्ष के लिए तैयार होंगे। 4, छोटे कदम उठाएं। अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने के बाद आपको धीरे धीरे छोटे कदम उठाने होंगे। यह आपको आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। क्यों यह जरूरी है? जब आप अपनी मानसिकता और विश्वास में बदलाव लाते हैं, तो इससे आपकी कार्यशक्ति में भी बदलाव आता है। हम उस दिशा में काम करते हैं जिसे हम संभव मानते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं कि कुछ बड़ी चीज संभव है, तो आप उसे अंजाम देने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। मानसिकता का प्रभाव शरीर पर। आपका मानसिक विश्वास आपके शरीर पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, जब आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका शरीर उस दिशा में स्वाभाविक रूप से काम करता है। वहीं अगर आप संकोच करते हैं या नकारात्मक विचार रखते हैं, तो शरीर भी उतनी मेहनत नहीं करेगा। कैसे इसे लागू करें? 1, स्वयं को प्रेरित करें। जब आप किसी नए और बड़े काम को शुरू करने का विचार करते हैं, तो अपने मन में यह विश्वास रखें कि यह संभव है। आप जो भी बड़ा काम करना चाहते हैं, पहले मानसिक रूप से उसे संभव मानें। 2, अपनी सीमा को चुनौती दें। अपनी मानसिक सीमाओं को चुनौती देने के लिए आपको खुद को नई परिस्थितियों में डालना होगा। जैसे, अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो डर और संदेह को पीछे छोड़ते हुए उस दिशा में कदम उठाएं। 3, सकारात्मक सोच बनाए रखें। किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले हमेशा अपने दिमाग में यह सोचें कि यह काम संभव है। इससे आपका मन सकारात्मक रूप से कार्य करेगा और आप उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार होंगे। उदाहरण 1, इलोन मस्क। जब इलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों को स्थापित किया, तो बहुत से लोग सोचते थे कि यह संभव नहीं है। लेकिन मस्क ने अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ा और सपने देखे, और आज वह उन सभी क्षेत्रों में सफलता हासिल करने में सफल रहे। 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ी
और यह काम सिर्फ उनके मानसिक विश्वास के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने यह मान लिया था कि भारत स्वतंत्र हो सकता है, और उनकी मानसिकता ने उन्हें प्रेरित किया कि वह इस लक्ष्य को पूरा कर सकें। निष्कर्ष, टेक अवे। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहले मानसिक सीमाओं को तोड़ें। जब तक आपका मस्तिष्क कुछ संभव नहीं मानता, तब तक आपका शरीर उसे करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले विश्वास लाएं, फिर परिणाम देखने के लिए कदम उठाएं। नियम 14, विरोध से मूल्य बनता है, फ्रिक्शन कैन क्रिएट वैल्यू। यह कानून हमें यह समझाता है कि जीवन में जितना अधिक संघर्ष या विरोध होगा, उतना ही अधिक हम सीख सकते हैं और खुद को सशक्त बना सकते हैं। जब सब कुछ सहज और आसान होता है, तो हम अक्सर अपनी सीमाओं का पता नहीं लगा पाते और न ही विकास की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। विरोध और संघर्ष ही वह तत्व हैं जो हमारे जीवन में असली मूल्य और शक्ति लाते हैं। विरोध और संघर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होते। इसके बजाय ये उत्तेजक होते हैं जो हमें अपने विचारों, दृष्टिकोण और कर्मों को परखने और सुधारने का अवसर देते हैं। जब आप किसी विरोध का सामना करते हैं, तो आपको अपनी साहसिकता और समझ को परखने का मौका मिलता है, और यही प्रक्रिया आपको विकसित करने में मदद करती है। क्यों यह सच है? एक आसान रास्ते से कभी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। अगर कोई रास्ता बहुत सरल है, तो उस पर चलकर हम अपनी अच्छाई और क्षमता को ज्यादा नहीं समझ पाते। हर बार संघर्ष या विरोध से मूल्य निकलता है। जैसे किसी धातु को तपाकर और घिसकर ही उसकी असली चमक सामने आती है, वैसे ही इंसान को भी संघर्षों से ही अपनी असली ताकत मिलती है। संघर्ष से सीखने का मौका मिलता है। जीवन में समस्याएं और असहमति हमें कुछ नया सीखने का अवसर देती है। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, तो आपको यह समझने का मौका मिलता है कि आप किस तरह सोचते हैं, कौन सी रणनीति काम कर रही है और कौन सी नहीं। यह अनुभव आपको सशक्त बनाता है। अविरोध से सोचने के नए तरीके विकसित होते हैं। जब हम असहमति या चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें अपनी सोच और विचारधारा को फिर से समीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया से हमारे दिमाग में नए दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, जो हमें भविष्य में अधिक सफलता दिलाते हैं। संघर्ष के फायदे। आत्मविश्लेषण। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं और विफलताओं पर विचार करने का समय मिलता है। यह आत्मविश्लेषण हमें अधिक समझदार और समर्थ बनाता है। आध्यात्मिक और मानसिक वृद्धि। संघर्ष का सामना करने से हमारी आध्यात्मिक और मानसिक ताकत में वृद्धि होती है। हम अपनी शक्ति और सहनशीलता को मजबूत करते हैं। यह हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करता है। समाधान सोचने की क्षमता। जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, तो आपको यह सीखने को मिलता है कि कैसे समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। यह आपको समाधान उन्मुख बना देता है, जो भविष्य में किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए उपयोगी होता है। मूल्य की पहचान। संघर्ष और विरोध हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि मूल्य क्या है। जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं या संघर्ष करते हैं, तो आपको उसकी कद्र ज्यादा होती है। इस संघर्ष से जो मूल्य उत्पन्न होता है, वह हमें संतुष्टि और आत्मसम्मान देता है। क्यों विरोध से डरना नहीं चाहिए? रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। किसी भी विरोध या संघर्ष का सामना करते हुए हमें रचनात्मक तरीके से समस्याओं का हल ढूंढने की आवश्यकता होती है। यह हमें एक नया दृष्टिकोण देता है और हमारी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। गंभीरता और संतुलन। जीवन में चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि संतुलन और गंभीरता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। बिना संघर्ष के हम कभी यह नहीं सीख सकते कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। संघर्ष से सफलता। किसी भी महान व्यक्ति की सफलता के पीछे कई संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना होता है। यही संघर्ष उनकी सफलता का मूल्य है। जैसे मेडलिन अल्ब्राइट ने कहा था, संघर्ष से ही विजय मिलती है, बिना संघर्ष के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हो सकता। उदाहरण। हवाई जहाज। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हवा का विरोध, एयर फ्रिक्शन, जरूरी है। बिना इस प्रतिरोध के हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। ठीक इसी तरह जीवन में भी विरोध हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनता है।
2. महात्मा गांधी। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और यह संघर्ष ही भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। उनका विरोध न केवल एक राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक ताकत थी। 3. स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के चलते एप्पल जैसी कंपनी को बना दिया। उनके पास बड़े विचार थे और उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे संभावना के रूप में लिया और सफलता पाई। निष्कर्ष, टेक अवे। संघर्ष, असहमति और विरोध से डरने की बजाय हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं, हमें सशक्त बनाते हैं और हमें जीवन में अपने मूल्य को पहचानने का अवसर देते हैं। नियम 15, तस्वीर नहीं, उसका फ्रेम मायने रखता है। दी फ्रेम मैटर्स मोर देन दी पिक्चर। यह कानून हमें यह समझाता है कि किसी भी चीज की महत्ता सिर्फ उसके सामग्री, कंटेंट में नहीं होती, बल्कि उसे कैसे प्रस्तुत, प्रेजेंटेशन किया जाता है, उस पर भी निर्भर करती है। इसे एक उदाहरण से समझें। किसी भी कला की तस्वीर को उसकी कला के फ्रेम में रखा जाता है और वही फ्रेम उस तस्वीर की कीमत और महत्ता को बढ़ाता है। इसी तरह हमारे विचारों, प्रयासों और कार्यों को सही तरीके से पेश करना जरूरी है। हम जो करते हैं वह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है यही उसे विशिष्ट बनाता है। जैसे एक साधारण पेंटिंग को एक अच्छे फ्रेम में रख देने से वह बहुत कीमती और सुंदर नजर आने लगती है, वैसे ही हमारे विचार, काम या कंटेंट को सही ढंग से पेश करने से उसकी मूल्य और प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। क्यों यह सच है? 1. प्रस्तुति की ताकत। कोई भी अच्छा कंटेंट, चाहे वह किताब, विचार या उत्पाद हो, अगर उसे सही ढंग से पेश नहीं किया गया तो वह अन्यथा सामान्य या प्रभावहीन हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सामग्री का महत्व कम है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि वह प्रभावी और यादगार बने। 2. फ्रेम की भूमिका। फ्रेम वह संप्रेषण है जो किसी भी विचार या कार्य को एक विशिष्ट संदर्भ में रखता है। यह दर्शाता है कि आप किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और इसे कैसे देखा जा रहा है। एक अच्छा फ्रेम सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसे और अधिक प्रभावी बनाता है। 3. पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशंस। जब आप किसी को अपनी बात पेश करते हैं तो वह पहली छाप ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इसे अच्छी तरह से पेश नहीं करते तो दूसरे लोग उसे उतना ध्यान से नहीं सुनेंगे या समझेंगे। प्रस्तुति का तरीका ही आपके संदेश की सफलता को प्रभावित करता है। 4. किसी भी काम का मूल संदेश। आप जो भी करते हैं, अगर उसकी प्रस्तुति प्रभावी है तो वह काम लोगों को अधिक प्रभावित करेगा। आप भले ही कितना अच्छा काम कर रहे हों, यदि वह काम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस पर उतनी गहरी छाप नहीं बनेगी। क्यों यह नियम आवश्यक है? 1. किसी भी पेशेवर क्षेत्र में सफलता। यह विशेष रूप से व्यवसाय या मार्केटिंग में बेहद महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर, एक कंपनी का उत्पाद अगर बेहतर गुणवत्ता वाला है लेकिन उसे सही तरीके से मार्केट नहीं किया गया तो वह उत्पाद कभी सफल नहीं हो पाएगा। विपरीत रूप से, अगर उत्पाद साधारण है लेकिन उसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है तो लोग उसे अधिक आकर्षित करेंगे और वह बिक्री में सफलता प्राप्त करेगा। 2. आपका ब्रांड और इमेज। आपका ब्रांड या इमेज किसी भी व्यवसाय या व्यक्तिगत प्रयास में बहुत मायने रखता है। यह आपके काम, आपके विचार और आपके व्यक्तित्व को पेश करने का तरीका है। अगर आपके पास एक सुसंगत और मजबूत फ्रेम है तो यह आपके ब्रांड को और विश्वसनीय और अविश्वसनीय प्रभावशाली बना देता है। 3. कहानियों की शक्ति। किसी भी बात या विचार को कहानी के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है। जब आप किसी साधारण तथ्य या विचार को कहानी में बदलते हैं तो उसका आकर्षण और प्रभाव बढ़ जाता है। यह जज्बा और संदेश को लोगों के दिल तक पहुंचाता है। उदाहरण 1. स्टीव जॉब्स और एप्पल। स्टीव जॉब्स ने हमेशा एप्पल के उत्पादों को आकर्षक फ्रेम में प्रस्तुत किया। उनके द्वारा डिजाइन किए गए उत्पाद न केवल उच्च गुणवत्ता के होते थे, बल्कि उनकी पैकिंग, प्रस्तुति और प्रचार ने उन्हें ग्राहकों के लिए और अधिक आकर्षक बना दिया। 2. मार्क जकरबर्ग और फेसबुक। जब फेसबुक की शुरुआत हुई तो यह एक साधारण सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसे बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई।
मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को एक नया और रोमांचक फ्रेम दिया, जिससे यह लोगों के बीच एक अलग और आकर्षक चीज बन गया। 3 मूल्य के साथ अद्वितीय फ्रेम। किसी उत्पाद या विचार को जब सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका मूल्य स्पष्ट रूप से दिखता है। एक साधारण पेंटिंग को सही फ्रेम में रखा गया, तो उसका आकर्षण और मूल्य बढ़ सकता है। इसी तरह, अगर आप अपने विचारों और प्रयासों को सही संदर्भ में पेश करते हैं, तो वे अधिक प्रभावी और यादगार बनते हैं। निष्कर्ष, टेक अवे। कंटेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसे किस तरह प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छा फ्रेम विचार को प्रभावी और दिलचस्प बनाता है, और यही उसे असाधारण और यादगार बनाता है। नियम 16, गोल्डिलॉक्स सिद्धांत अपनाइए। यूज गोल्डिलॉक्स टू योर एडवांटेज। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि किसी भी काम या प्रस्तुतिकरण में संतुलन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि न तो चीजें बहुत कठिन होनी चाहिए और न ही बहुत आसान। आपको दोनों के बीच का सही संतुलन बनाना है, ताकि आप सभी को आकर्षित कर सकें, न कि किसी को उबाऊ बना दें या किसी को समझने में कठिनाई हो। गोल्डिलॉक्स सिद्धांत का मतलब। गोल्डिलॉक्स सिद्धांत का नाम एक प्रसिद्ध कहानी से लिया गया है, जिसमें एक लड़की को 3 प्रकार के बर्तन, चाय, बिस्तर और कुर्सियां मिलते हैं और उसे चुनना होता है कि कौन सा संतुलित है। इसी सिद्धांत को काम में भी लागू किया जा सकता है, जहां हमारी प्रस्तुतिकरण या प्रोसेस को संतुलित और मापनीय होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, अगर आप चीजों को बहुत सरल बना देते हैं, तो लोग बोर हो जाएंगे, और अगर आप चीजों को बहुत जटिल बना देते हैं, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। मुख्य विचार, की पॉइंट्स। एक बहुत आसान या बहुत कठिन दोनों ही नहीं। अगर आप किसी चीज को बहुत सरल तरीके से पेश करेंगे, तो लोग उसमें रुचि खो सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप किसी चीज को बहुत जटिल और समझने में कठिन बनाते हैं, तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए, संतुलन और मापनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। 2. संतुलित प्रस्तुति। गोल्डिलॉक्स सिद्धांत में यह विचार है कि आपको अपने प्रस्तुतिकरण को संतुलित रखना चाहिए, न तो बहुत साधारण और न ही बहुत जटिल। जब आप सही स्तर पर कोई विचार, योजना या कार्य प्रस्तुत करते हैं, तो वह अधिक आकर्षक और प्रभावी बनता है। 3. लोगों की रुचि बनाए रखना। जब आप संतुलित रहते हैं, तो आप लोगों के ध्यान को सही तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। यह उनके लिए न तो बहुत आसान होगा, जिससे वे निराश हो जाएं, और न ही बहुत जटिल, जिससे वे हिम्मत हार जाएं। यह सिद्धांत क्यों काम करता है? एक अमानव स्वभाव। इंसान को संतुलन पसंद है। अगर चीजें बहुत अधिक संरचित और सीधी होती हैं, तो वे उन्हें उबाऊ समझने लगते हैं। दूसरी ओर, अगर चीजें बहुत अधिक जटिल और अव्यवस्थित होती हैं, तो वे समझ नहीं पाते। इसलिए, संतुलित दृष्टिकोण अपनाना एक सकारात्मक अनुभव बनाता है। 2. विचारों की प्रभावी प्रस्तुति। यदि आपके विचार या कार्यों का प्रस्तुतिकरण ठीक से संतुलित है, तो लोग उसमें रुचि बनाए रखते हैं और उसे अच्छे से समझ पाते हैं। यह सिद्धांत इस बात को ध्यान में रखता है कि आप सभी स्तरों के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। 3. नए विचारों को स्वीकारने में मदद। बहुत जटिल विचार या समाधान लोगों के लिए विरोधाभासी हो सकते हैं, लेकिन जब विचार या कार्य को संतुलित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो लोग उसे स्वीकार करते हैं और उस पर सोचने की इच्छा रखते हैं। इस सिद्धांत का उदाहरण। एक प्रस्तुतिकरण और शिक्षा में। शिक्षा में, अगर आप कोई नया विषय पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय को बहुत सरल बनाना उसे बोर कर सकता है, और अगर बहुत जटिल बनाते हैं, तो विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे। सही तरीका है कि आप शुरुआत में आसान उदाहरणों के साथ उसे समझाएं, फिर जटिल चीजों को एकदम सहज तरीके से समझाएं। 2. व्यवसाय और विपणन में। जब आप अपने उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उपभोक्ता के स्तर पर समझने योग्य हो, लेकिन उसे बोर करने वाले विवरण से बचना चाहिए। संतुलित जानकारी देना जरूरी है, ताकि ग्राहक समझे, लेकिन उपजाए न। 3. प्रेरणात्मक या सकारात्मक वक्तृत्व, मोटिवेशनल स्पीकिंग। एक अच्छे प्रेरक वक्ता को यह समझना चाहिए कि वह संदेश बहुत सरल तरीके से न दे, जिससे लोग बोर हो जाएं, और न ही वह इतना जटिल दे कि लोग समझ ही न पाएं। संतुलित शब्दों और उदाहरणों के जरिए वह लोगों को प्रेरित कर सकता है। कैसे अपनाएं गोल्डिलॉक्स सिद्धांत?
एक प्रस्तुतिकरण के स्तर को समझें। जानें कि आपके श्रोता या दर्शक किस स्तर पर हैं और उनके लिए कितनी जानकारी का स्तर उचित रहेगा। 2. सीखने का संतुलन बनाएं। आपके कंटेंट या विचारों में चुनौतियां होनी चाहिए, लेकिन वह अत्यधिक कठिन नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग सीखने का अनुभव प्राप्त कर सकें। 3. समय के साथ स्तर बढ़ाएं। अगर आप किसी चीज को धीरे धीरे पेश करते हैं, तो लोग उस पर ध्यान देंगे और समय के साथ संबंधित जटिलताएं जोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा सरल और प्रभावी होनी चाहिए। निष्कर्ष, टेक अवे। गोल्डिलॉक्स सिद्धांत बताता है कि किसी भी चीज का प्रस्तुतिकरण न तो बहुत सरल और न ही बहुत जटिल होना चाहिए। संतुलित और समझने योग्य तरीका ही लोगों के लिए सबसे प्रभावी होता है। नियम 17, उन्हें करने दीजिए, वो खुद जुड़ेंगे। Let them try and they will buy। यह कानून हमें यह सिखाता है कि जब तक किसी को किसी चीज का अनुभव नहीं होता, तब तक वह पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास सिर्फ व्याख्या से नहीं बनता, बल्कि अनुभव से बनता है। अगर आप किसी उत्पाद या सेवा को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें उसे आजमाने का मौका दें और वे स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ जाएंगे। यह नियम खासतौर पर बिक्री और मार्केटिंग में बहुत प्रभावी होता है। एक अनुभव से विश्वास बनता है। किसी भी उत्पाद, सेवा या विचार को समझने और अपनाने के लिए सबसे पहला कदम होता है अनुभव। आप कितनी भी बार किसी चीज के फायदे समझाएं, जब तक सामने वाला उसे खुद अनुभव नहीं करेगा, तब तक वह उस पर भरोसा नहीं करेगा। 2. प्रेरित करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सेवा या उत्पाद को अपनाएं, तो उन्हें प्रयोग करने का मौका दीजिए। जब लोग स्वयं उसे आजमाएंगे, तो उनकी संतुष्टि और अनुभव उन्हें कस्टमर बना देगा। 3. साधारण से अधिक प्रभावी तरीका। जब आप किसी को किसी चीज को आजमाने का मौका देते हैं, तो वे अपने अनुभवों के आधार पर उसे स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेते हैं। बिक्री के इस सिद्धांत में सबसे बड़ी बात यह है कि व्याख्या और विज्ञापन से अधिक प्रभावी तरीका प्रत्येक व्यक्ति को खुद उस अनुभव में डुबोना होता है। यह सिद्धांत क्यों काम करता है? 1. मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान यह मानता है कि हम जिन चीजों को खुद अनुभव करते हैं, उन्हें हम बेहतर समझते हैं और अधिक विश्वसनीय मानते हैं। इसलिए अगर आप किसी को सिर्फ किसी उत्पाद या सेवा के बारे में बताएं, तो वह उतना प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जब वह खुद उसे आजमाएगा और उसका अनुभव करेगा, तो उसका विश्वास जल्दी बन जाएगा। 2. विश्वास बनाना। विश्वास केवल तर्क या जवाबों से नहीं आता, बल्कि अंतः अनुभव से आता है। जब ग्राहक खुद किसी सेवा या उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं, तब वे उस चीज की क्वालिटी और विश्वसनीयता को महसूस कर सकते हैं। 3. स्वामित्व की भावना। जब किसी को किसी उत्पाद या सेवा का मौका दिया जाता है, तो वह उस पर स्वामित्व का एहसास करता है और इससे उसका जुड़ाव बढ़ता है। स्वामित्व की यह भावना उसे उस उत्पाद या सेवा के प्रति और भी अधिक वफादार बना देती है। इस सिद्धांत का उदाहरण 1. बिक्री में। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसे फ्री ट्रायल या डेमो के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। जब लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और उसे समझते हैं, तो उनकी राय और विश्वास स्वाभाविक रूप से बनता है और वे उस सॉफ्टवेयर को खरीदने का निर्णय लेते हैं। 2. प्रोडक्ट डेमो। कई कंपनियां अपने उत्पादों के बारे में व्याख्या करने के बजाय प्रोडक्ट डेमो का आयोजन करती हैं, ताकि संभावित ग्राहक खुद उसका अनुभव कर सके। यह सिद्धांत इस बात को पुष्टि करता है कि अनुभव से ही विश्वास बनता है। 3. सेवा उद्योग में। अगर आप कोचिंग या सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो आप पहली बार में किसी को फ्री सत्र या मामूली शुल्क पर एक मौका दे सकते हैं। यह उन्हें आपके तरीके, ज्ञान और अनुभव का सही अनुभव देता है, जिसके बाद वे पूर्ण सेवा लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। कैसे अपनाएं इस सिद्धांत को? 1. मौका दें। जब आप किसी चीज का प्रचार कर रहे होते हैं, तो अपने संभावित ग्राहकों को उसे आजमाने का अवसर दें। यह उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन्हें ट्रायल या डेमो के लिए प्रोत्साहित करें। 2. विश्वास बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि जब लोग आपका उत्पाद या सेवा आजमाएं, तो वे उसका अच्छा अनुभव प्राप्त करें। जब अनुभव अच्छा होगा, तो वे उस पर भरोसा करेंगे और बाद में उसे अपनाएंगे। 3. वैकल्पिक तरीके अपनाएं।
हर ग्राहक का अनुभव अलग होता है, इसलिए हमेशा वैकल्पिक तरीके अपनाएं ताकि हर किसी को अलग अनुभव मिल सके। यह न केवल उन्हें समझने में मदद करेगा, बल्कि उनकी संतुष्टि और विश्वास भी बढ़ाएगा। निष्कर्ष, टेक अवे। आपका ग्राहक तब तक किसी चीज को नहीं खरीदेगा जब तक वह उसे खुद अनुभव नहीं करता। इसलिए उन्हें मौका दीजिए और वे स्वतः ही आपके उत्पाद से जुड़ जाएंगे। नियम 18। शुरुआत के 5 सेकंड निर्णायक होते हैं। फाइट फॉर दी फर्स्ट 5 सेकंड्स। यह कानून इस बात पर जोर देता है कि पहला इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे वह प्रस्तुति हो, बिक्री हो या कोई भी इंटरएक्शन। आजकल के ध्यान की कमी, अटेंशन स्कैर्सिटी के कारण लोग बहुत जल्दी अपनी रुचि खो सकते हैं, और अगर आप पहले कुछ सेकंड में उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते, तो आगे कुछ भी सुनने की संभावना बहुत कम होती है। एक ध्यान का अत्यधिक कमी, अटेंशन डेफिसिट। आजकल के डिजिटल युग में लोगों का ध्यान पहले से कहीं अधिक बंटा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर नेटफ्लिक्स, स्मार्टफोन नोटिफिकेशन तक, लोग लगातार अपनी ध्यान शक्ति को बर्बाद करते हैं। ऐसे में यदि आप किसी से संवाद कर रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि पहले 5 सेकंड में ही वह व्यक्ति आपकी बातों पर ध्यान दे। 2. इंप्रेशन का महत्व। पहले 5 सेकंड में आप जो प्रभाव छोड़ते हैं, वही पूरी बातचीत का मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी बैठक में हैं और आप पहले 5 सेकंड में अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो आपके श्रोताओं की रुचि बनी रहती है और वे आगे सुनने के लिए तैयार रहते हैं। 3. इंट्रोडक्शन की कला। शुरुआत में कुछ ऐसा कहना या करना होता है जो ध्यान आकर्षित करे। यह पारंपरिक तरीके से अलग होना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति कुछ महसूस करे और समझे कि आगे सुनना जरूरी है। अगर शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन साधारण और नीरस होता है, तो लोग उसे जल्द ही छोड़ देंगे। 4. निर्णायक क्षण। 5 सेकंड का समय बहुत कम होता है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णायक क्षण हो सकता है। यह आपकी पूरी प्रस्तुति या साक्षात्कार का भविष्य तय कर सकता है। अगर शुरुआत में आपका अंदाज प्रभावशाली है, तो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपकी पूरी बातों पर ध्यान देगा। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? एक आकर्षक शुरुआत करें। यदि आप किसी से संवाद कर रहे हैं या प्रस्तुति दे रहे हैं, तो शुरुआत में कुछ चौंकाने वाला या रोचक कहें। उदाहरण के लिए, एक चुटकुला, एक महत्वपूर्ण सवाल या कोई प्रेरणादायक तथ्य। इससे लोग आपके शब्दों में रुचि दिखाएंगे और वे आगे ध्यान देंगे। 2. स्पष्ट और सीधा संदेश। शुरुआत में अपना संदेश स्पष्ट और सीधा रखें। यह आपके श्रोताओं को यह समझने में मदद करेगा कि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी है और वह इसके बारे में सुनने के लिए तैयार होंगे। 3. आकर्षक दृश्य और आवाज का उपयोग। आपके विषय का चयन, वाणी का तरीका और शारीरिक हावभाव भी इस पहले 5 सेकंड में बहुत मायने रखते हैं। कुछ दृश्य, विजुअल या ऑडियो तत्वों का इस्तेमाल करें जो सामने वाले का ध्यान खींच सकें। 4. ऊर्जा और आत्मविश्वास दिखाएं। जब आप ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सहज ही आपके प्रति आकर्षित होता है। इसलिए शुरुआत के 5 सेकंड में आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। 5. स्पष्ट उद्देश्य तय करें। यदि आपके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य है, तो उसे पहले 5 सेकंड में साझा करें। यह आपके संवाद को केंद्रित और प्रभावी बनाएगा, और लोग समझ पाएंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण, एक बिक्री में। यदि आप किसी को नया उत्पाद बेचने जा रहे हैं, तो पहले 5 सेकंड में आप उन्हें यह समझाएं कि यह उत्पाद उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपने शुरुआत में ही यह बताया कि उत्पाद उनके जीवन को कैसे आसान बना सकता है, तो उनकी रुचि बनी रहेगी और वे आगे सुनेंगे। 2. प्रस्तुति में। जब आप किसी बड़े मंच पर प्रस्तुति दे रहे होते हैं, तो पहले 5 सेकंड में यदि आप चुनौती या प्रेरणा से जुड़ी कोई बात करते हैं, तो आपका ऑडियंस पूरे समय आपका ध्यानपूर्वक पालन करेगा। 3. पहली मुलाकात में। यदि आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो पहले 5 सेकंड में आपका आत्मविश्वास और हंसमुख व्यवहार सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करेगा और वह आपके साथ बातचीत में जुड़ा रहेगा। निष्कर्ष, टेक अवे। पहले 5 सेकंड में अगर आपने व्यक्ति का ध्यान और रुचि नहीं आकर्षित किया,
तो आगे की बातचीत शायद ही कोई ध्यान से सुनेगा। इसलिए शुरुआत में ही सुनने वाले की अपेक्षाएं पूरी करें और उन्हें पकड़े रखें ताकि बाकी की बातचीत सफल हो सके। तो दोस्तों, ये थे द डायरी ऑफ अ सीईओ, द 33 लॉज ऑफ बिजनेस एंड लाइफ के पहले 18 नियम। भाग 2 के लिए बने रहें, जहां हम आपको अंतिम सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए शेष 15 नियमों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इन नियमों पर और भी गहराई से चर्चा करें तो हमें कमेंट करके बताएं।